है और अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। यहाँ कुछ सोलर एनर्जी संबंधी जानकारी हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। तो चलिए मुलाकात करते हैं अपने एक्सपर्ट से। हमारे साथ आज बतौर एक्सपर्ट जुड़ रही हैं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की एचओडी और अक्षय ऊर्जा की प्रभारी डॉक्टर कविता ठाकुर। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार जी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्रेडा के अधिकारी सलाहकार और संजीव जैन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार जी सर, सबसे पहला सवाल तो ये कि आपके हिसाब से क्या लगता है आपको सोलर पैनल के जो डिजाइन आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में है, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज किस तरह की हैं? देखिए, भारत सरकार ने एक बड़ा एम्बिशियस टारगेट रखा है। 2070 तक 500 गीगावाट, 2030 तक नेट जीरो का टारगेट रखा हुआ है। इसको देखते हुए सभी क्षेत्रों में सोलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है और उसकी पूर्ति के लिए हमें विशेषज्ञों की, प्रोफेशनल्स की बहुत ज़रूरत है। एक अनुमान के हिसाब से वर्तमान में लगभग 70,000 से अधिक प्रोफेशनल्स इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और 2070 तक ये टारगेट पूरा करने के लिए लगभग 3,20,000 प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसको देखते हुए ये निश्चित रूप से नए युवाओं के लिए सोलर एनर्जी के क्षेत्र में रोजगार की व्यापक संभावना है। जी, जब हम बात करते हैं किसी स्थान में व्यापक संभावनाओं की, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हमें कौन से क्षेत्र में अध्ययन करना होगा। जब हम सोलर पैनल की बात कर रहे हैं या उसके डिजाइन की बात कर रहे हैं, तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से डॉक्टर कविता जी हमारे साथ हैं। कविता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के एकेडमिक रिक्वायरमेंट इसमें है और किस तरह का मिनिमम क्वालिफिकेशन ये मांगता है? सर्वप्रथम स्किल डेवलपमेंट के तहत हमारे विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय में 2015 में ये रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट RETM कोर्स शुरू हुआ। और गवर्नमेंट की, आपको मालूम होगा, बहुत सारे स्किल सेक्टर्स थे, उसमें एक स्किल सेक्टर था ग्रीन एनर्जी, उसके तहत ये शुरू हुआ। और इसका गवर्नमेंट का जो स्कीम था कि स्किल डेवलपमेंट को सोलर के फील्ड में प्रमोट करना। और ये मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट प्रोग्राम है जो हमारी NEP आई उसके पहले से ही रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी में ने इस विजन के साथ इसको स्टार्ट किया था। फर्स्ट 6 मंथ में बच्चा, आपका जो स्टूडेंट है, वो डिप्लोमा करके बाहर जा सकता है, अपना कुछ कोर्स करे, व्यवसाय करे, फिर उसको लगा कि नहीं मुझे अपना एजुकेशन कंप्लीट करना है, देन ही कैन अगेन फिर वापस आ सकता है। एडवांस डिप्लोमा 1 ईयर का कर सकता है। उसके बाद भी उसको ऐसा लगा कि नहीं, इसके बाद फिर हम मुझे अपने कुछ क्षेत्र में जाना है, कुछ अर्न करना है, जॉब अपॉर्चुनिटी अवेल करना है, तो उसकी भी फैसिलिटी है, वो जा सकता है। फिर वापस आया तो उसको फिर हम एडमिशन देते हैं और फिर हम डिग्री देते हैं। जी, आपकी तरफ रुक करेंगे और जानेंगे मिनिमम क्वालिफिकेशन और आयु सीमा के बारे में। संजीव जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार की हम बात करें सोलर डिजाइन को लेकर, तो सरकारी क्षेत्रों में और निजी क्षेत्रों में, दोनों में रोजगार की क्या संभावनाएं हैं? दोनों क्षेत्र में बहुत व्यापक संभावना है, क्योंकि सरकार ने जो बड़े एम्बिशियस टारगेट रखे गए हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार के सभी विभाग इस योजना को क्रियान्वयन कर रहे हैं। और इस योजना को क्रियान्वयन करने के लिए सोलर से रिलेटेड इक्विपमेंट जो है, सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट के लिए सोलर मॉड्यूल है, इन्वर्टर है, बैटरी है, इनके निर्माण की व्यापक संभावना है। निश्चित रोजगारों को निर्माण में काफ़ी रोजगार की संभावना मिलेगी। इसके साथ सिस्टम्स के इंस्टॉलेशन में, सिस्टम्स के डिज़ाइन में, ऑपरेशन मेंटेनेंस में, इन सभी क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र एवं प्राइवेट क्षेत्र की व्यापक रूप से कार्य कर रहे हैं। सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी स्कीम्स है, PM कुसुम स्कीम्स, जिसमें किसान अपने खेत में अपना पंप लगा के एग्रीगेशन पर्पस कर सकता है। और इसके अतिरिक्त शासन की एक योजना है कि कोई भी हितग्राही जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बिजली के कनेक्शन से कनेक्टेड है, वो अपने छत पर सोलर पावर प्लांट लगा के उससे पावर जनरेट करके खुद भी उपयोग कर सकता है और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बेच भी सकता है। जो बिजली उसके ग्रिड में जाएगी उसका उसको बेनिफिट मिलेगा। इस तरीके से विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार सक्रिय रूप से सोलर एनर्जी को व्यापक रूप से जन सामान्य में पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। निश्चित रूप से सरकार एवं निजी कंपनियों का और नए युवाओं का इस महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरा करने में बहुत योगदान रहेगा। जी, तो इसके रिस्क फैक्टर भी हम जानेंगे और कैसे हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। पर पहले मैडम की तरफ रुख करते हैं। मैडम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है अगर हम इस कोर्स के लिए आते हैं। जैसा कि आपने डिप्लोमा के बारे में बताया और साल भर के कोर्सेज के बारे में बताया, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या आपकी नीड होती है? मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा कोर्स के लिए 12th है। 12th कॉमर्स
साइंस ग्रेजुएट आ सकते हैं। मैथमेटिक्स का, गणित का नॉलेज, ज्ञान बहुत जरूरी है जी। डिप्लोमा कोर्स के लिए। उसके बाद फिर वो कंटिन्यू करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, फिर डिप्लोमा, एंड देन वो आगे बढ़ जाएंगे डिग्री कोर्स के लिए। तो हमारे यहाँ जो एडमिशन होता है वो 12th बेसिस में होता है जी। और बैकग्राउंड मैथ्स का आपने कहा, मैथ्स जरूरी है जी, मैथ्स का बैकग्राउंड, बट साइंस कॉमर्स का स्टूडेंट भी आ सकता है जी। मैम, कुछ गृहिणियों को लगता है कि आगे चलकर इस कोर्स में अगर उनका इंटरेस्ट जागता है तो क्या उसके लिए भी कोई प्रावधान है? मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या सेम रहेंगे? मैडम, कुछ स्किल कोर्सेस हैं। यदि आपका इंटरेस्ट है रिन्यूएबल एनर्जी में तो आप स्किल क्लासेस अटेंड कर लीजिए, कोर्सेस से अपने स्किल डेवलप कर लीजिए। सोलर फोटोवोल्टेइक, सोलर इंस्टॉलेशन, उस डायरेक्शन में जी। तो भी आप ITI जो ग्रेजुएट्स हैं वो भी आते हैं, और 12th के बाद कुछ 6 मंथ का या 1.5 मंथ का प्लांट में जाके आप ट्रेनिंग ले सकते हैं जी। उसके बाद भी आप अपना कैरियर इस डायरेक्शन में स्टार्ट कर सकते जी। हैं। तो आपके कोर्सेज के साथ साथ आपका टाई अप भी इस तरह के इंस्टीट्यूशन से होगा जहां पर आप ट्रेनिंग के लिए देते होंगे बच्चों को? हमारे यहाँ जो रविशंकर, एक तो क्रेडा से हमारा बहुत बड़ा टाई अप है, सारी कॉन्फ्रेंसेस हम क्रेडा की हेल्प से, इवन डिपार्टमेंट के एस्टेब्लिशमेंट में हमारे फाउंडर प्रोफेसर संजय तिवारी सर एंड संजीव जैन सर का बहुत बड़ा योगदान है जी। इसके बाद स्किल काउंसिल से तो एफिलेटेड सिलेबस पास होता है हमारे यहाँ का, वो चलता है। साथ में जितने भी हमारे रायपुर में जो आसपास नियर बाय जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, जैसे सौर्यांश प्राइवेट लिमिटेड, आपका इन्फीटेक है प्राइवेट लिमिटेड है, ग्रीन इन्फिनिटी प्राइवेट, पावर टेक प्राइवेट लिमिटेड है, ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप टाई अप करके रखे हुए हैं। जी। आपकी तरफ रुक करेंगे, नहीं कह सकते, हमारे स्टूडेंट वहाँ प्रशिक्षण के लिए जाते हैं। राइट जी। संजीव जी, आपसे जानना चाहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे सोलर प्लांट खुद के घर पर बनाना है तो मिनिमम खर्च या मिनिमम लागत हम जिसको बोलते हैं कितना होना चाहिए? देखिए, कोई भी हितग्राही अगर सोलर पावर प्लांट लगाना चाहता है तो शासन के नियम के अनुसार उसकी कॉन्ट्रैक्ट डिमांड, जैसे मान लीजिए उसकी 3 किलोवाट की कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है जो कि बिजली के बिल में अंकित रहती है, तो 3 किलोवाट का वो अधिकतम सिस्टम लगा सकता है। 3 किलोवाट के सिस्टम के लिए पर किलोवाट 100 स्क्वायर फीट के हिसाब से जगह लगती है। इस हिसाब से 3 किलोवाट के सिस्टम के लिए 300 स्क्वायर फीट की जगह लगेगी। पर किलोवाट डेली लगभग 4 से 5 यूनिट जनरेशन होता है, या कहें कि 1 किलोवाट का सिस्टम पूरे महीने में लगातार 150 यूनिट की बिजली जनरेट कर सकता है। वर्तमान लागत के हिसाब से 1 किलोवाट के संयंत्र की लागत 40 से 50 हजार रुपए आती है। केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत 1 किलोवाट के संयंत्र के लिए 40% के आसपास सब्सिडी है, जो कि हितग्राहियों को सीधे केंद्र सरकार की MNRE की वेब पोर्टल में अप्लाई करने से स्थापना के उपरांत मिल सकती है। जी सर, सोलर इंस्टॉलर की जो भूमिका होती है सोलर पैनल्स के अधिस्थापना के लिए, तो उनके लिए क्या अलग से कोई ट्रेनिंग दी जाती है या उनके लिए कोई अलग से क्वालिफिकेशन आप डिमांड में रखते हैं? जी हाँ, सोलर फोटोवोल्टेइक चूंकि बिजली से संबंधित कार्य है, इसके लिए शासन के द्वारा हमने उन सिस्टम इंटीग्रेटर जो कि सिस्टम लगा सकते हैं उनकी योग्यता के आधार पर पंजीकृत किया गया है। क्रेडा में इस प्रकार के लगभग 100 से अधिक सिस्टम इंटीग्रेटर जो कि सोलर फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्थापित कर रहे हैं, वही लगा सकते हैं। हितग्राहियों को केवल यही देखना है कि क्रेडा से पंजीकृत सिस्टम इंटीग्रेटर सिस्टम लगा रहा है और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार जो संयंत्र जो कि फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल हो सकता है, इन्वर्टर हो सकता है और भी बैलेंस ऑफ सिस्टम होता है, मापदंड के अनुसार सिस्टम लगा रहा है, ये सुनिश्चित करना बहुत अनिवार्य है। जी, आपसे बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, पर अभी फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखते रहिए नई दिशाएं। त्वचा की कोमलता और वजन संतुलित करने में भी यह रामबाण है। बोरेबासी में सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इस बार भी 1 मई को हम लोगों ने बोरेबासी त्योहार मनाने का निर्णय लिया है। आप सभी को याद होगा कि पिछले साल जब हमने यह त्योहार मनाया था तो पूरी दुनिया के छत्तीसगढ़िया लोग बहुत उत्साह के साथ इसमें शामिल हुए थे।
मैं अपील करता हूं, इस बार भी 1 मई को बोरेबासी त्योहार में उसी उत्साह और जोश खरोश के साथ शामिल हों और बोरेबासी के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया में जरूर पोस्ट करें। बोरेबासी के साथ ही दही, गोंदली, अथान, चटनी, पापड़, बिजौरी, बरी, भाजी जैसी चीजों को खाने का रिवाज है। मैं यह जानने को उत्सुक रहूंगा आपकी बटकी और थारी में कौन कौन सी चीजें सस्ती है। 1 मई को जमकर बोरेबासी खाएं। और अपने अरे गजब विटामिन भरे हवै जी छत्तीसगढ़ के बासी माँ, गजब विटामिन भरे हवै जी छत्तीसगढ़ के बासी माँ। छत्तीसगढ़ के वासी मोर चेहरा में रहते हासी, कतको मेहनत करथौ में मोल नहीं लागे थकासी। अरे ताकत छत्तीसगढ़िया के हवै बोरे बासी गा, अरे गजब विटामिन भरे है भाई। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नई दिशाएं और आज हम बात कर रहे हैं सोलर पैनल से लेके सोलर एनर्जी को लेकर जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है इस विषय पर। इस विषय पर बात करने के लिए बतौर मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्रेडा के सलाहकार संजीव जैन जी। हमारे साथ है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से डॉक्टर कविता ठाकुर। आप दोनों का फिर से स्वागत। सवाल को आगे बढ़ाते हैं और संजीव जी आपसे जानना चाहेंगे कि यदि हम बात करें कम लागत में अधिक इनकम की, तो सोलर एनर्जी को लेकर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको लगता है कि युवाओं के लिए अभी अवेलेबल है? सोलर फोटोवोल्टाइक संयंत्रों के निर्माण में बहुत संभावना है। हमारे युवा इन सिस्टम को इंटीग्रेट मतलब मॉड्यूल, बैटरी, इन्वर्टर को असेंबल करके हितग्राहियों की मांग अनुसार संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, मतलब जहां बिजली की जरूरत है वहीं इसका उत्पादन किया जाए। तो हितग्राही की आवश्यकता के अनुसार सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट, सोलर फोटोवोल्टाइक पंप, सोलर ड्रायर इत्यादि के मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन के लिए बहुत व्यापक संभावना है हमारे युवाओं के लिए। जी डॉक्टर कविता आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं एकेडमिक फील्ड में जॉब की, तो एकेडमिक फील्ड में किस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको नजर आती है? एकेडमिक फील्ड में, सोलर के फील्ड में स्पेशली जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अधिक है, इसलिए क्योंकि जो भी सोलर प्लांट है उसमें आपको सोलर इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन। तो हमारे यहाँ, हमारे देश में विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में बीई रिन्यूएबल एनर्जी कोर्सेज चलते हैं जी। ग्रेजुएशन में स्किल डेवलपमेंट के कोर्स रिन्यूएबल एनर्जी में चलते हैं, सोलर एनर्जी में चलते हैं। तो यदि ग्रेजुएट है तो वो डायरेक्ट सोलर एनर्जी के फील्ड में एंटर कर सकता है, बशर्ते उसके पास कुछ स्किल हो। इंटर्नशिप, हमारा करिकुलम इस तरीके से डिजाइन होता है कि लास्ट के 6 मंथ इंटर्नशिप के लिए बच्चा जाता है, तो वो उनको स्किल कंपोनेंट उनका इंक्रीज करता है। जी। एज अ टीचर क्या अपॉर्चुनिटीज, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी? ये राइट, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन, देन पोस्ट ग्रेजुएशन, देन रिसर्च की भी बहुत अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि आप जिस पैनल में काम करते हैं वो सोलर सेल से निर्मित होता है। एक पैनल में 60 और उसके मल्टीपल सोलर सेल्स होते हैं, तो सोलर सेल के ऊपर रिसर्च किया जा सकता है, कैसे इसकी इफिशिएंसी बढ़ाएं, उसके में जो मटेरियल यूज होता है उसके क्या क्या संभावनाएं हैं जो इफिशिएंसी बढ़ा सकता है। फिर हम कैसे उसको हाईएस्ट कैटर कर सकते हैं इंडस्ट्री की तरफ, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम रिसर्च के डायरेक्शन को ओरिएंट कर सकते हैं जी। तो ये सारी संभावनाएं हैं रिसर्च के बाद। बट पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन के बाद हमारे जो युवा हैं वो सीधे
डिप्लॉय हो सकते हैं इंडस्ट्री की तरफ, क्योंकि ये स्किल कंपोनेंट वाला कोर्स है। जी संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे मामले भी सामने आते हैं जहां पर लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। सोलर पैनल को लेकर लोगों ने बहुत ज्यादा भ्रांतियां भी फैला रखी है। तो यदि किसी को ये प्रशिक्षण लेना है या इस तरह का कोई कार्य शुरू करना है तो सही मार्गदर्शन उन्हें कहाँ से मिल सकता है? ये शिकायतें मिली हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसे लोगों को ठग कर सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट की स्थापना के लिए कुछ राशि की वसूली भी कर देते हैं या उनको इस तरीके के लुभावन देते हैं कि सिस्टम उनके यहाँ लगा दिए जाएंगे। मेरी सभी हितग्राहियों से आग्रह है कि वो हमारे हर जिले में कार्यालय हैं, उन कार्यालयों में संपर्क करें, क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क करें या मुख्यालय में संपर्क कर सकते हैं। जी मैं सभी को ये सलाह देना चाहूँगा कि रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में हितग्राहियों की किसी भी प्रकार की मांग की आपूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास निगम सक्रिय रूप से कार्यरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने एक सौर सुजला योजना लागू की गई है, जो कि पिछले 5 साल से सतत रूप से कार्य कर रही है। इस योजना के अंतर्गत हमने अभी तक 1,20,000 से अधिक किसानों को बहुत ही कम लागत में सोलर फोटोवोल्टेइक पंप सिंचाई के उपयोग हेतु स्थापित किए जा रहे हैं जी। और इसका योजना का बहुत अधिक लाभ मिला है। किसान ऐसे स्थानों पे जहां बिजली की उपलब्धता नहीं हो पा रही थी, वहां सोलर पंप से अपनी खेतों की सिंचाई कर रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं और धनोपार्जन कर रहे हैं। तो ये योजना का लाभ किसानों तक पहुंचा है और इस योजना के क्रियान्वयन के लिए निश्चित रूप से हमारे कई सिस्टम इंटीग्रेटर जिन्होंने संयंत्र स्थापित किए हैं और उनकी स्थापना के लिए स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है और इन सिस्टम्स को अगले 5 साल तक के लिए मेंटेन कर रहे हैं। तो स्थानीय युवक इन संयंत्रों का रखरखाव का कार्य भी कर रहे हैं। जी डॉक्टर कविता, आपसे जानना चाहेंगे, जब हम शैक्षणिक संस्थानों की बात करते हैं तो आजकल नेक एग्रेडेशन में एक चीज और हो गई है, जहां पर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं वहां पर उनको कुछ बेनिफिट भी मिलता है। तो क्या ये सोलर पैनल लगाना बहुत ज्यादा आसान है या बहुत ज्यादा रिस्की है या फिर बहुत ज्यादा खर्चीला है? क्या है इसका वास्तव में स्वरूप? जहाँ तक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की बात है, वहाँ सोलर पैनल इस्तेमाल करना बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि वो एनर्जी सेव करता है। और नैक का एक 7th क्राइटेरिया है जिसमें एनर्जी ऑडिट इंस्टीट्यूशन कराता है कि नहीं कराता, ग्रीन एनर्जी ऑडिट। तो उसके तहत जब तक आप सोलर एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप इस पर सफलता नहीं पा सकते। जितने भी आप ट्यूबलाइट्स हैं, उन ओल्ड ट्यूबलाइट को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये सारे कैलकुलेशन उस एनर्जी ऑडिट में होते हैं। तो बहुत सारी आई ओपनिंग पॉइंट्स मिलते हैं। तो एनर्जी ऑडिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है नैक का। जी, तो उसके हिसाब से कॉलेजेस को भी इस ओर ध्यान देना होगा। और फिर आप अगर अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं अपनी आवश्यकता से ज्यादा, तो आप सेल कर सकते हो, आपको रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो आप जी अपना रेवेन्यू। ये इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जी संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं कि शहरी क्षेत्रों की, ग्रामीण क्षेत्रों का तो आपने बताया, शहरी क्षेत्रों में भी यदि कोई घर पर इस तरह का सोलर पैनल लगाना चाहता है या फिर उसे लगता है कि विद्युत उत्पादन कर सकते हैं वो घर पर, तब क्या क्राइटेरिया उनका होगा? मिनिमम लागत क्या होगी? कितने बड़े एरिया में इस प्लैनेट को हमने लगाया जा सकता है? क्या हमको तैयारी करनी होगी और कितना रिस्क फैक्टर है इसमें? जी हाँ, शासन की योजना के अनुरूप कोई भी हितग्राही जो बिजली के कंज्यूम कर रहा है वो अपनी छत पर सोलर पावर का प्लांट लगा सकता है और उससे उत्पादित बिजली का उपयोग कर सकता है। 1 किलोवाट के पावर प्लांट की लागत 40 से 50 हजार रुपए आती है और जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें केंद्र शासन की सब्सिडी का भी प्रावधान है। जी 40% की सब्सिडी 3 किलोवाट तक के संयंत्र के लिए उपलब्ध है। हितग्राही अपनी आवश्यकता अनुसार बिजली का उपयोग कर जो भी सरप्लस बिजली होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के ग्रिड में प्रवाहित हो जाती है, जिसको हम तकनीकी भाषा में एक्सपोर्ट कहते हैं। जो भी पावर एक्सपोर्ट करी है और जो भी बिजली उसने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से इंपोर्ट करी है, उसका आगामी बिल जितनी इंपोर्ट करी है एक्सपोर्ट माइनस होने के बाद में उसका नेट के आधार पे आता है। जी इसका मतलब कि जितनी भी बिजली वो उपयोग करेगा उसकी डायरेक्ट सेविंग होगी और जितनी बिजली ग्रिड में जाएगी उसका भी समायोजन उसी दरों से होगा जिस दरों से बिजली खरीद रहा था। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके कारण जितने भी हमारे कंज्यूमर हैं, चाहे डोमेस्टिक हों चाहे इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हों, इसका लाभ उठा रहे हैं और अपना अधिकतर कई लोगों ने तो अपना बिजली का बिल 0 भी कर लिया गया है।
जी, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। डॉक्टर कविता, आपसे जानना चाहेंगे कि छात्रों का रुझान किस तरह से है, क्योंकि आप तो अध्यापन करवा ही रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किस तरह की रुचि यहाँ दिख रही है, या फिर छात्रों में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं? डिग्री तो जरूरी है, चाहे ग्रेजुएशन हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो। इसके अलावा यदि विद्यार्थी में रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ रुझान होना चाहिए, उनको एनर्जी सोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए, कौन से ग्रीन एनर्जी सोर्सेस हैं, किससे प्रेजेंट के रिक्वायरमेंट एनवायरमेंट पॉल्यूशन से रोक सकते हैं, कार्बन एमिशन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं, इसका नॉलेज होना चाहिए। साथ में उनकी फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये इंस्टॉल करने जाते हैं सोलर पैनल जी। तो पहाड़ों में भी जाते हैं, तो बहुत सारे समय उनको हैवी सामान भारी सामान कैरी करना पड़ता है, तो वो फिटनेस उन की होनी चाहिए। उनको इमीडिएटली सॉल्व करने की क्षमता उनमें होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग की पावर होनी चाहिए। और उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप क्लाइंट से कैसे डील करोगे, आप अपनी उनकी एनर्जी नीड को कैसे फुलफिल करोगे, उनसे कैसे आप पता करोगे कि उनको कितनी रिक्वायरमेंट है, और कैसे उनको समझाओगे कि नहीं आपको बेसिक इतनी यूनिट की रिक्वायरमेंट है। जी, तो ये सारी चीजें अगर डिग्री के साथ हो तो सोलर की फील्ड में बहुत आगे बढ़ सकता है। जी। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में एक एमटेक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लेजर टेक्नोलॉजी कोर्स है, जिसके मार्फत से हमारे यहाँ सोलर फोटोवोल्टिक्स में रिसर्च हो रहा है। और लास्ट ईयर में बच्चे ऑल ओवर इंडिया में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से रिसर्च करके वो अब्रॉड उनकी पोस्टिंग हो रही है। जर्मी एक प्रोजेक्ट आप सुना होगा गुजरात का, वहाँ बीवॉक के बच्चे, RETM रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी के बच्चे भी और एमटेक के बच्चे भी वहाँ एम्प्लॉयड हैं। तो ये बहुत सारी संभावना है, बस सोचने की बात यह है कि आपको किस डायरेक्शन में आपका रुझान है और आप किधर बढ़ना चाहते, क्रेडिटेबल बात है। जी जी, मतलब आप बहुत कम लागत में इसका अध्ययन कर सकते हैं। और हम संजीव जी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने बताया कि सुजला योजना का भी बहुत लाभ मिला है लोगों को, तो जब व्यक्ति इस फील्ड में जा रहा है या जब उसको लगता है कि इस तरह से भी रिसोर्सेस काम कर सकते हैं, इसके अलावा भी क्या सोलर के अलग अलग कोई रूप हैं जिसका फायदा हमारे ग्रामीणों को मिल सकता है? यहाँ एक बहुत महत्वाकांक्षी स्कीम जल जीवन मिशन का नाम सुना होगा जी। इस योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ के हैंडपंप सूख गए हैं, वहाँ हमने सोलर फोटोवोल्टेइक पंप लगाकर बोर से पानी खींचकर और उसको स्टोरेज टैंक में रखकर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों के लिए पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। जी। और ये भारत सरकार की और राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत, तो ये बताना चाहूंगा कि सोलर फोटोवोल्टेइक एक ऐसा उपकरण है या एक ऐसी योजना है जिसके कारण ग्रामीणों की सभी प्रकार की आपूर्ति हो रही है। कई ट्राइबल हॉस्टल्स जो कि रिमोटली लोकेटेड हैं, बिजली नहीं है, उन ट्राइबल हॉस्टल्स में हमने सोलर फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट लगाकर उनको से एजुकेशन की व्यवस्था भी की गई है और उनको बाकी और सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। जी। मैं बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ चूंकि फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है, 45% से अधिक वनाच्छादित है और कई गांव अभी भी ऐसे हैं जहां कभी भी परंपरागत बिजली नहीं पहुंच सकती। ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों ने सोलर फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट लगाए हैं और वहां के ग्रामीण सोलर फोटोवोल्टेइक से उत्पादित बिजली से बहुत खुश हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बिजली पहुंचाना बड़ा दुर्लभ होता है। तो सोलर फोटोवोल्टेइक मैं कह सकता हूं कि आज की स्थिति में बहुत ही रिलायबल, अफोर्डेबल बिजली का एक साधन बन गया है और कुछ दिनों में हर हितग्राही अपनी छत पे, अपने घर पे, अपनी आवश्यकता अनुसार सोलर फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट का क्रय करेगा और उसका उपयोग करेगा। शासन की योजना है कि हर घर सोलर फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट से बिजली का उपयोग करे जी। और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की योजना का जो लक्ष्य है हमारा
2047 तक एनर्जी स्वराज, एनर्जी इंडिपेंडेंस का, कि हम कोयले से जो बिजली बन रही है जिसके कारण प्रदूषण हो रहा है जी, उसको एटलीस्ट जीरो कर सकेंगे। जी। आपने अभी कुछ दिनों पहले दूसरे राज्य में भी शिरकत की थी, तो वो क्या अवसर था? क्या वो भी कुछ सोलर एनर्जी से रिलेटेड हमारी कोई प्लानिंग्स उनको पसंद आ गई थी? क्या था वो पूरा मामला? हाँ, ये एक विशेष योजना तो नहीं कहूंगा मैं। हाँ, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत जब हम गांव में सर्वे के लिए पहुंचे तो हमने देखा घर तो अनइलेक्ट्रिफाइड हैं ही, उसके साथ जो पब्लिक यूटिलिटीज होती हैं, पब्लिक बिल्डिंग होती हैं, ग्राम पंचायत भवन होता है, स्कूल होता है, हॉस्पिटल होता है। हॉस्पिटल एक ऐसा संस्थान है जहां ग्रामीणों को हम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हैं। जी। हमने ये पाया कि उस हॉस्पिटल में प्राइमरी के कारण भी वहां पर लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जी। तो हमने वहां पर एक सोलर फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट लगा के उस चिकित्सा केंद्र में बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई, ताकि वहां हॉस्पिटल्स के जो स्टाफ हैं, वर्कर हैं, वो उन उपकरणों का संचालन कर सके, क्योंकि बिजली उपलब्ध ना होने के कारण वो चल नहीं पा रहे थे। जी। बिजली उपलब्ध होने से अब वो वहां पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा पा रहे हैं। जो भी डायग्नोसिस सर्विसेज हैं, लेबोरेटरी सर्विसेज है, वो ग्रामीणों को उपलब्ध हो रही हैं। इसका बड़ा अच्छा उत्साहजनक परिणाम मिला। राज्य शासन के हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसको अच्छा सराहा और ये निर्णय लिया कि प्रदेश के सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स एवं सब हेल्थ सेंटर जो कि पंचायत लेवल पे हैं, जी, इनमें सोलर फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाए, ताकि ग्रामीणों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए उनको सतत बिजली की उपलब्धता हो सके। इस प्रकार का प्रयास पूरे देश में केवल छत्तीसगढ़ में ही हुआ है, और मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि छत्तीसगढ़ में 100% प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हमने सोलर द्वारा विद्युतीकृत कर दिए गए हैं। जी। इस प्रयास को केंद्र शासन द्वारा सराहा गया, और अभी रिसेंटली गोवा में G20 क्लाइमेट चेंज इन हेल्थ पर एक इंटरनेशनल वर्कशॉप या मीटिंग हुई थी। उसमें भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के इस प्रयास को सभी के बीच में रखने का अवसर मिला आपको, बताया गया और कहा कि छत्तीसगढ़ में एक विशेष प्रयास किया गया है। इसको दृष्टिगत रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि अब आगामी जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इस देश में बनेंगे, उसमें एज ए पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सोलर फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट लगाया जाएगा। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि बिजली की उपलब्धता के लिए अभी तक, जैसा भी आपने देखा होगा, कि डीजी सेट्स का उपयोग किया जा रहा था। जी। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या सब हेल्थ सेंटर्स में डीजी के को एक प्रकार से प्रतिबंध करते हुए सोलर फोटोवोल्टेइक की स्थापना अनिवार्य की गई है। ये छत्तीसगढ़ की एक विशेष उपलब्धि है और केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। जी। डॉक्टर कविता, आपसे जानना चाहेंगे कि जब कोई बच्चा पढ़ने आता है तो उसके दिमाग में, आजकल के यूथ के दिमाग में तो खास तौर पर ये बात रहती है कि करियर ओरिएंटेड वो होना चाहिए। फिर जब हम करियर ओरिएंटेड कोर्स चलाते हैं तो क्या कोई ऐसा कैंपस सिलेक्शन भी आप कंडक्ट करते हैं जिसके माध्यम से इन बच्चों को रोजगार मिल पाए? अभी 3 दिन की एक वर्कशॉप हमारे विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट में आयोजित की गई है। उसका मेन मोटो यही है कि एकेडमिया इंडस्ट्री के बीच जो ब्रिज गैप है उसको पाटना, उसकी कमी को उसको दूर करना। तो उसमें जो एक्सपर्ट है वो इंडस्ट्री से ही आए थे, और वो बच्चों में सोलर एनर्जी और उस प्लांट को कैसे हैंडल करना, स्क्रैच से प्लांट कैसे खड़े करना और कैसे एनर्जी सेव करना, वो सारी जानकारी 2 दिन दिया है उन्होंने। और तीसरे दिन उनको आज ही इंडस्ट्रियल विजिट में अपने प्लांट ले गए हैं। जी, तो इसका एक बेनिफिट मिलेगा। जी जी, बिल्कुल। तो इस टाइप के प्रोग्राम बहुत जरूरी है, तभी हम इंडस्ट्री के लायक अपने युवा को तैयार कर सकते हैं। और करिकुलम में इंटर्नशिप बहुत जरूरी है, और लास्ट 6 मंथ में ट्रेनिंग। जी, इसका प्रैक्टिकल वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए। आप दोनों ही मेहमानों ने इतनी महत्वपूर्ण विषय पर इतनी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि सोलर एनर्जी को लेकर, सोलर पैनल से यदि आप जुड़ना चाहते तो आपके मन में जितनी भी क्वेरीज थी, जितने भी प्रश्न थे, उनका सॉल्यूशन आज की चर्चा से आपको जरूर मिला होगा। किसी और विषय पर होगी आपसे मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।